तो अब तक थॉर के गॉड ऑफ द हैमर्स के स्टोरी आर्क के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से थॉर का हैमर म्योनियर अब उसके कंट्रोल के अंदर मौजूद नहीं है और न जाने वो अपनी मनमानी चला रखा है और अब उसको कोई भी उठा सकता है। और इसी तरह वो हैमर अचानक एक दिन गायब हो जाता है और जब थॉर और ओडिन मिलकर इस पूरे के पूरे हैमर का पीछा कर रहे होते हैं और उसको तलाश करने के लिए निकलते हैं, तो तब जाके उनको पता चलता है कि इस हैमर ने सारी की सारी 10 रेल्म्स के अंदर एक तरह का कहर मचा के रखा हुआ है। अपने रास्ते के अंदर आने वाले हर एक शख्स, हर एक बीइंग, हर एक जानवर, हर एक शहर, सबको ही म्योनियर बर्बाद करते हुए जा रहा है। और एट लास्ट जब थॉर का मुकाबला म्योनियर से होता है तो तब जाके ये बात पता चलती है कि दरअसल इस हैमर को किसी और ने नहीं बल्कि गॉड ऑफ द हैमर्स ने वील्ड किया हुआ है, जो कि खुद म्योनियर की ही एक फॉर्म है। और तब जाके इस बात को भी रिवील किया जाता है कि किस तरीके से म्योनियर जब सूरज के अंदर मौजूद था तो वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि मैंगॉग भी उसके साथ जल रहा था। और जिस तरीके से मैंगॉग और म्योनियर दोनों एक साथ सूरज के अंदर जले तो वो दोनों एक हो गए हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो थॉर के हैमर को म्योनियर ने और मैंगॉग ने मिलकर पोजेस कर लिया था, जिस वजह से वो इतने ज़्यादा खतरनाक हो गए थे कि सारे के सारे एवेंजर्स, सारे के सारे सुपर हीरोज, थॉर, ओडिन, एसगार्डियन, बीटा रे बिल, ये सारे के सारे लोग मिलके भी म्योनियर और मैंगॉग को नहीं रोक पा रहे थे। तो इन सारी की सारी चीज़ों को देखते हुए ओडिन ने इस बात का फैसला करा कि अगर उनको इस पूरी की पूरी मुश्किल से बाहर निकलना है जो कि उनकी ही क्रिएट की हुई है, तो उसके लिए उनको अपनी जान का सेक्रीफाइस देना ही होगा, क्योंकि जब तक ओडिन जिंदा है तब तक थॉर के पास ओडिन फोर्स मुकम्मल तौर से नहीं आ सकती है। और इसी तरह हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि किस तरीके से ओडिन जो है बेसिकली अपने आप को सेक्रीफाइस करके अपनी सारी की सारी ओडिन फोर्स अपने बेटे थॉर के हाथों सौंप देते हैं। और अगली पल हम देखते हैं कि थॉर यहाँ पे एक जबरदस्त किस्म के ऑल फादर के गेटअप के अंदर आ चुका है, जो कि एक तरह का गोल्डन आर्मर है और अब उसके पास सारी की सारी ओडिन फोर्स मौजूद है। तो अब आगे कहानी की शुरुआत काफ़ी सालों पहले से होती है, जहां हम देखते हैं कि खेत के अंदर हमारा यंग थॉर जो है वो म्योनियर के साथ प्रैक्टिस कर रहा है और उसको अपनी तरफ बुलाता तो है लेकिन वो अचानक डर जाता है। लेकिन अगले पल ओडिन वहां पे आके उस हैमर को पकड़ते और कहते हैं, बच्चे अपनी आंखें हमेशा खुली रखा करो, क्योंकि म्योनियर चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता है। तो थॉर बोलता है कि मुझे माफ़ कीजिएगा फादर, लेकिन मैं इसको बैलेंस नहीं कर पाता हूँ। तो वहीं से ओडिन बोलते हैं कि देखो मेरे बेटे, इसके अंदर माफ़ी मांगने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन वहीं से ओडिन से वो हैमर अब उठाया नहीं जा रहा होता और उनके वो हाथों में भारी हो रहा है और कहते हैं कि डैम, ये चीज़ मेरी एक ना एक दिन मौत का सबब ज़रूर बनेगी। तो वहीं से थॉर बोलता है कि फादर आप ये क्या कह रहे हैं। तो वहीं से ओडिन कहते हैं कि नहीं नहीं मेरे बेटे, सब कुछ ठीक है, अब वैसे भी ये तुम्हें बिलोंग करता है, मुझे नहीं। तो वहीं से थॉर पूछता है, आखिरकार फादर ये हैमर आपके लिए दिन पर दिन हैवियर क्यों होते जा रहा है, मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हूँ। तो ओडिन बोलते हैं कि मेरे बेटे, ये तुमने बहुत ही ज़बरदस्त बात करी है। मतलब आज तक मैंने ज़िंदगी के अंदर ऐसी बहुत सी चीज़ों को देखा है, ऐसी बहुत सी चीज़ों को समझा है, लेकिन म्योनियर उनमें से एक नहीं है। न जाने इसके पास कौन सा अपना दिमाग मौजूद है जिसको समझना मेरे बस की भी बात नहीं है, और न जाने अपने अंदर ये कौन कौन से सीक्रेट को छुपा के रखा हुआ है इस यूनिवर्स के। लेकिन तुम इन चीज़ों के ऊपर तब गौर करना जब तुम मेरी जगह के ऊपर आके बैठोगे और एक राजा बन जाओगे। लेकिन आज तुम सिर्फ ट्रेन करो। और अगले बार हम देखते हैं कि थॉर वहाँ पे अपने हैमर म्योनियर को फेंकता है और सीधा उसको अपनी तरफ दोबारा से रिकॉल करता है। और वहीं से ओडिन थॉर के कान में आके बोलते हैं, चलो अब मैं तुम्हें एक मज़ेदार बात बताता हूँ। निडावनीर के बोने जिन्होंने तुम्हारे लिए इस हैमर को बनाया है, उन्होंने मुझे एक बार बताया था कि किस तरीके से जब वो उसको बना रहे थे तो उसके टाइम उनको इस हैमर के अंदर से कुछ अजीब व गरीब बोनों की स्पिरिट्स की आवाज़ आ रही थी, जो कि इसको बनाते बनाते उस आग के अंदर जल के मर गए थे। बताया जाता है कि उन बोनों के सोल्स आज भी इस म्योनियर के अंदर जिंदा है। तो वहीं से थॉर के ये सुन के पसीने छूट जाते और कहता है, क्या ये सच है। तो वहीं से ओडिन बोलते कि डैम, मुझे इस बारे में क्या ही पता होगा बेटा, लेकिन कभी कभार इन द हीट ऑफ द बैटल मैं जब सब कुछ खो बैठता हूँ और मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता है तो उस पूरी की पूरी साइलेंस के अंदर आई स्वेयर कि मैं उनके सोल्स को सुन पाता हूँ। और तुम जानते हो बेटा कि वो मुझसे क्या कहते हैं, वो मुझसे कहते हैं कि अपनी आंखें खुली रखो। और अगली बार हम देखते हैं कि बेसिकली थॉर का हैमर यहाँ पे आता है और उसको फौरन से पकड़ लेता है। और ओडिन बोलते कि देखा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम ये कर सकते हो थॉर। तो वहीं से हम देखते हैं कि थॉर परेशान होता है और ओडिन उससे पूछते हैं कि आखिरकार क्या गड़बड़ है। तो कहता है कि मेरे साथ आखिरकार क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा जब मैं मर जाऊंगा और मेरी सोल कहाँ जाएगा। तो ओडिन बोलते कि देखो मेरे बेटे, तुम्हें इस बारे में परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा हमेशा ही वेलकम किया जाएगा द ग्रैंड हॉल ऑफ वैल्हैला के अंदर, जहाँ पे सारे के सारे गॉड्स आके रेस्ट करते हैं और सारे के सारे इटर्निटी के लिए वहाँ पे मज़े करते हैं। और मैं इस बात का तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वहीं से थॉर बोलता है, लेकिन आपका क्या होगा। तो ओडिन बोलता है कि मेरे बारे में क्या। तो थॉर बोलता है कि मेरा मतलब ये है, क्या आप मर सकते हैं। तो ओडिन बोलता है कि नहीं मेरे बेटे, सच कहा जाए तो हम में से कोई भी नहीं मर सकता है। हम अगर मर भी जाते हैं तो उसके बाद कुछ और ही चीज़ बन जाते हैं, और जब मैं मरूंगा तो मैं वही बन जाऊंगा जो कि मैं हमेशा से माना जाता हूँ, एक लेजेंड। और अगले ही पल हमारी कहानी यहाँ से सीधा प्रेजेंट के अंदर शिफ्ट होती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ और नहीं बल्कि मैंगॉग और म्योनियर के मिक्सर से यहाँ पे हमारा ऑल फादर थॉर अपनी सारी की सारी पावर्स को इस्तेमाल करते हुए उनके ऊपर बरस रहा है।
तो वहीं से म्योनिर बोलता है, देख के लग रहा है कि मैंने तुम्हारी दुखती रग के ऊपर हाथ रख दिया है, वरना तुम हमेशा से एक डैडीज बॉय हुआ करते थे, लेकिन अब देखो जरा उस बुढ़े आदमी के जाने के बाद। लेकिन वहीं से थॉर आता और बोलता है, उनका नाम ओडिन है। और अगली बार हम देखते हैं कि थॉर यहाँ पे जबरदस्त किस्म का एक ऐसा ब्लो मारता है कि जो तलवार उसके हाथ के अंदर मौजूद होती है इस वक्त उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो यहाँ से तो ये बात साफ है कि ये बेसिकली ओडिन स्वॉर्ड नहीं थी, जैसा कि मैंने आपको लास्ट इशू के अंदर बताया था। तो उसके लिए सॉरी, बल्कि ये एक नॉर्मल सी तलवार थी जो कि थॉर अपनी पावर्स को इम्ब्यूड करके इस्तेमाल कर रहा था। और अगले पल हम देखते हैं कि इस पूरे के पूरे अटैक के बाद थॉर वहाँ पे फौरन बोलता है कि सिर्फ मुझे फौरन से एक हथियार की जरूरत है, आर्मरी के अंदर जाओ और हमारे लिए एक तलवार लेकर आओ। लेकिन वहीं से सिर्फ बोलती है कि थॉर आप ओडिन फोर्स का कुछ ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको रुकना होगा। अगर आप इसी तरह ओडिन फोर्स को इस्तेमाल करते रहे तो आप ऑल स्लीप के अंदर चले जाएंगे और हम आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो वहीं से थॉर बोलता है कि सिर्फ बस बहुत हो गया है, अब हम तुमसे तुम्हारी स्वॉर्ड को मांगते हैं। और अगले पल सिर्फ बोलती है कि वेरी वेल, जैसा आप चाहें। और हम देखते हैं कि सिर्फ यहाँ से बाइफ्रॉस्ट का दरवाजा खोलती है होफंड से, और होफंड के जरिए बेसिकली वो अपनी तलवार होफंड जो होती है वही थॉर के पास कर देती है। और हम देखते हैं कि थॉर आसमान की तरफ अपना हाथ बढ़ाता और सीधा होफंड को अपने हाथ में लेता है और कहता है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया सिर्फ, आई प्रॉमिस कि ये सब खत्म होने के बाद हम तुम्हें ये जरूर लौटाएंगे, बाइफ्रॉस्ट टू मी। और अब हम देख रहे हैं कि बेसिकली थॉर यहाँ पे बाइफ्रॉस्ट का बेसिकली समन करते हुए उसका इस्तेमाल कर रहा है, और पूरे के पूरे बाइफ्रॉस्ट के रेनबो ब्रिज के अंदर उसने इस पूरे के पूरे स्टॉर्म और मैंगॉक को कैद कर लिया है। और म्योनिर बोलता है कि तुम इस बात को समझते नहीं हो क्या कि तुम लाइटनिंग को कैद नहीं कर सकते हो थॉर। तो वहीं से थॉर उसके पास आता और कहता है, क्या मैं कैद नहीं कर सकता हूँ? तुम एक बहुत ही पावरफुल चीज हो म्योनिर, तुम एक लाइटनिंग की तरह चलते हो, एक ड्रेडफुल स्टॉर्म हो, लेकिन तुम इस बात को भूल रहे हो कि तुम सिर्फ एक स्टॉर्म हो और हम तुम्हारे देवता हैं जो कि इस स्टॉर्म को कमांड करते हैं। और रही बात इसकी तो ये हमारा है। और अगले पल हम देखते हैं कि थॉर उसके हाथों से अपने म्योनिर को छीनता है और वहीं से वो चिल्लाता है कि नहीं, तुम ये नहीं कर सकते हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम जीत गए हो? तुम जरूर गिरोगे थॉर, जैसे तुम्हारे फादर आज गिरे हैं। मैं इस हैमर से सेपरेट नहीं किया जा सकता हूँ, मैं और ये हैमर एक ही हैं। जब तक म्योनिर रहेगा तब तक मैं जिंदा रहूंगा। तो वहीं से थॉर बोलता है कि मैं महसूस कर सकता हूँ कि तुम्हें दर्द महसूस हो रहा है। इस पूरी की पूरी चीज के अंदर एक बैलेंस है और ये कांपना शुरू हो चुका है। जैसे ही मेरे हाथों के अंदर आया तो उसके अंदर से एक डर की खुशबू आ रही है। चलो ये तो अच्छी बात है। और अगली बार हम देखते हैं कि थॉर वहां से पूरे के पूरे बाइफ्रॉस्ट को समन करते हुए इन सारे के सारे मामले को कहीं और ले जाता है। और म्योनिर बोलता है कि कहाँ हूँ मैं और तुम ये मुझे कहाँ लेकर आए हो? तो थॉर बोलता है कि ये वो जगह है जहाँ पे तुम पैदा हुए थे, ये है निदावनीर, और ये वो भट्टी है जिसके अंदर से तुम्हें पैदा किया गया था म्योनिर, और यही वो जगह होने वाली है जहाँ पे आज तुम्हारा अंत भी किया जाएगा। और इस तरह हम देखते हैं कि थॉर बेसिकली अपने हैमर म्योनिर को वापसी उसी फोर्ज के अंदर लेकर आ चुका है जहाँ पे इसको क्रिएट किया गया था हजारों सूरज की तपिश को जलाते हुए। और थॉर हम देखते हैं कि बेसिकली इन सारे के सारे सूरज की पावर्स को सिर्फ अपने हाथ की एक पावर से यानी ओडिन फोर्स से 2 ही सेकंड के अंदर स्टार्ट कर देता और कहता है, क्या तुम इसको महसूस कर सकते हो? तो म्योनिर कहता है कि नहीं, मुझसे पीछे हो जाओ, आगे बढ़ने की हिम्मत मत करना। तो थॉर बोलता है कि हाँ बिल्कुल, तुम सही महसूस कर रहे हो, ये हीट ऑफ अ बिलियन सन्स है, एक ऐसी खतरनाक किस्म की हीट जो कि सब कुछ बॉयल करके रख देती है। ये इतनी ज्यादा खतरनाक है कि ये पूरे के पूरे हैमर, इसके ऊपर लगी हुई इंचेंटमेंट जो कि मेरे फादर ने दी थी, वो सब जला के राख कर देगी। इसका मतलब ये है कि इस पूरे के पूरे हैमर के साथ तुम्हारे वो पर भी जल के राख होने वाले जिसने तुम्हें यहाँ पे उड़ने का मौका दिया था। आज हम तुम्हें जो है अनमेक करते हैं म्योनिर। और अगले पल हम देखते हैं कि थॉर यहाँ पे आता है, उससे अपना हैमर छीनता और कहता है कि तुम मुझे हर्ट नहीं कर सकते हो, अब बस बहुत हो चुका है। और अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली थॉर इस पूरे के पूरे फोर्ज के अंदर इस हैमर को जलाना शुरू करता है और इतनी ज़्यादा अपनी एनर्जी को इस्तेमाल करता है, अपनी ओडिन फोर्स को इस्तेमाल करता है, और उसी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए इस हैमर को बार बार इस फोर्ज के अंदर ज़मीन के ऊपर पीट रहा होता है। और बताया ऐसा जा रहा होता है कि इसके हैमर को पीटने की आवाज़ इतनी होती है कि अक्रॉस द कॉस्मोस हर एक प्लेनेट इसकी आवाज़ को सुन के कांप रहा था। हर एक बीइंग, चाहे वो इस कॉस्मोस के किसी भी कोने के अंदर मौजूद क्यों ना हो, वो आज थॉर के हैमर के ब्लोज को सुन पा रही थी। और थॉर उसके बाद कभी रुका नहीं, वो करता ही गया और करता ही गया जब तक वो पहिया मुकम्मल तौर पे घूम न गया हो। और जैसा कि एक साइकिल हमेशा कंप्लीट होता है, फायर, रेज, इटर्निटी, एंट्रोफी, इनहाइलेशन। और अगली बार हम देखते हैं कि बेसिकली थॉर ने यहाँ पे उस हैमर को ज़मीन के ऊपर इतना ज़्यादा मारा है कि बेसिकली उसने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं और म्योनिर का नाम और निशान अब ख़त्म हो चुका है। लेकिन क्योंकि थॉर ने इस हैमर को बर्बाद करने के अंदर, इस पूरे के पूरे स्टॉर्म को जलाने के अंदर अपनी ओडिन फोर्स का इतना ज़्यादा इस्तेमाल करा है कि वो वहाँ पे बेहोश हो जाता है और ओडिन स्लीप के अंदर चले जाता है। और इस तरह हम देखते हैं कि थॉर की आंखें अगले पर यहाँ खुलती हैं और उसका पूरा का पूरा घर उसके सामने मौजूद होता है, जिसके अंदर उसकी बहन एंजेला, उसका भाई लोकी और उसकी माँ फ्रिजा होती हैं। और अब एसगार्ड के ऊपर तकरीबन 4 महीने गुजर चुके हैं और थॉर एकदम परेशान होकर उठता है और कहता है कि मैं कहाँ हूँ? मैंने अंधेरे के अंदर देखा और मुझे ऐसा लगा कि मैंने उनको सुना है। तो वहीं से लोकी बोलता है कि जरा आराम से मेरे भाई, तुम्हें अभी आराम की जरूरत है, तुम अपने बेड के अंदर ही रहो। तो थॉर बोलता है कि रेस्ट नहीं, मैं कुछ ज्यादा ही लंबा रेस्ट कर चुका हूँ, मुझे फौरन जाने की जरूरत है।
तो फ्रिजा बोलती है कि मेरे बेटे जरा आराम से, सब कुछ ध्यान में रख लिया गया है और जल्दी की कोई बात नहीं है। तो वहीं से थॉर बोलता है कि लेकिन उनका क्या हुआ, उसका क्या किया गया है। तो एंजेला बोलती है कि हमारे पास वहाँ पे कोई बॉडी नहीं बची थी थॉर जिसको हम जलाते, तो इसलिए हमने सेरेमनी को होल्ड करके रखा हुआ है और इसके अंदर अब कोई जल्दी नहीं है, तुम अपना टाइम ले सकते हो, उसके बाद हम ये सब कुछ कर लेंगे। तो वहीं से थॉर बोलता है कि सही कहा तुमने, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तो वहीं से लोकी आता है थॉर के पास और कहता है कि थॉर हम इस बात को जानते हैं कि इस वक्त आपके लिए ये वक्त बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन तो थॉर बोलता है कि नहीं लोकी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बस यहाँ से जाने की ज़रूरत है, मुझे ज़रूरत है। तो वहीं से फ्रिजा आती है और कहती है कि मेरे बेटे, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ही ज़िद्दी हो, लेकिन इस वक्त ये वक्त ज़िद्दी होने का नहीं है गॉड ऑफ थंडर, इस वक्त तुम्हें हमारी मदद की ज़रूरत है और हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। तो थॉर बोलता है कि आपसे किसने कहा, मुझे किसी की मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फ्रिजा बोलती है कि प्लीज़ थॉर, हमने भी ओडिन को खोया है और हो सकता है कि शायद तुम्हें हमारी ज़रूरत ना हो, लेकिन हम लोगों को तुम्हारी ज़रूरत ज़रूर है। तो थॉर बोलता है कि मदर, मैं इस बात को जानता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे उसकी ज़रूरत है। तो एंजेला बोलती है बस अब बहुत हो चुका है, मैं जानती हूँ कि इसको किस चीज़ की ज़रूरत है, जब तुम फ़ौरन से कपड़े वगैरह पहन के तैयार हो जाओ तो सीधा आर्मरी के अंदर आ जाना, मैं तुम्हारा वहीं इंतज़ार करूँगी। तो थॉर बोलता है कि आर्मरी के अंदर, लेकिन क्यों। और अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ से थॉर बेसिकली अपने कपड़े वगैरह को पहन के सीधा आर्मरी के अंदर पहुँचता है और वहाँ पे हम देखते हैं कि दरअसल कुछ और नहीं बल्कि थॉर का हैमर म्योनियर जो है उसको किसी ना किसी तरीके से रीअसेंबल करके जोड़ दिया गया है। और थॉर बोलता है लेकिन ये आखिरकार हुआ कैसे है। तो एंजेला बोलती है कि ऑल ऑफ द एंजल्स इन हेवन लिटिल ब्रदर, हम कोई ड्रॉप्स तो नहीं है, लेकिन हमसे जो हो सका हमने वो करने की कोशिश करी है। तो थॉर बोलता है कि मैं समझ नहीं पा रहा उसको कैसे कहूँ एंजेला, लेकिन तुमने ये किया क्यों। तो एंजेला बोलती है कि जैसा कि मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुमने मैस फैलाने की कोशिश करी तो मैं इसको आके क्लीन करूंगी, तो समझो कि मैंने इसको क्लीन कर दिया है, लेकिन तुम्हें इस बात को जानना ही होगा कि ये सिर्फ। तो थॉर बोलता है कि हाँ, मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि अब ये सिर्फ एक हथौड़ा है, इसके अंदर और कुछ भी नहीं है, मैं इसको महसूस कर सकता हूँ, ना ही इसके अंदर अब कोई मैजिक है और ना ही कोई पावर है। तो एंजेला बोलती है कि मेरे ख्याल से ये डिपेंड उसके ऊपर करता है कि अब इसको व्हील्ड कौन करने वाला है, क्या तुम्हें नहीं लगता। और ये देख के थॉर वहाँ पे फौरन से मुस्कुराता है, लेकिन वहीं से थॉर बोलता है कि एंजेला, मुझे नहीं पता कि मैं इसके लिए तुम्हें और कितना शुक्रिया अदा करूँ। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि थॉर जब पीछे पलटता है तो एंजेला वहाँ से जा चुकी होती है और थॉर अपने हैमर की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन अचानक रुक जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और अपने फादर को याद करता है और कहता है कि फादर। और थॉर अपने घुटनों में बैठ जाता है और कहता है कि फादर, मैं जानता हूँ कि आप कहीं ना कहीं मेरी इस प्रेयर को सुन सकते हैं, मैं बहुत ही ज़्यादा खो चुका हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मुझे किस राह पर चलना चाहिए और किस पे नहीं, मुझे कहाँ बढ़ना चाहिए और कहाँ नहीं। लेकिन अगले पल थॉर जब यहाँ पे ज़मीन में बैठ के गिड़गिड़ा रहा होता है, रो रहा होता है, अपने फादर से दुआ कर रहा होता है, तो अगले पल आवाज़ आती है, अपनी आंखें हमेशा खुली रखो, क्योंकि एक राजा कभी भी अपने घुटनों पे से राज नहीं कर सकता है। और अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली म्योनियर के अंदर से यहाँ पे ओडिन की आवाज़ आ रही है और थॉर बोलता है कि फादर, क्या ये आप हैं। टू बी कंटिन्यूड। सो गाइस, आज हमारे पास बेसिकली यहाँ पे जो है गॉड ऑफ द हैमर्स का स्टोरी आर्क का एंड होता है, जो कि हमने देखा था कि किस तरीके से म्योनियर के अराउंड घूम रहा था और इस पूरी की पूरी स्टोरी को कंक्लूड बहुत ही शानदार तरीके से किया गया है। तो इसके कंक्लूजन में हमारे पास बहुत सी चीज़ें जिसके ऊपर हमें डिस्कशन करनी है, जो कि आगे इस पूरी की पूरी सीरीज़ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाली है। सबसे पहली बात यह है कि थॉर का हैमर म्योनियर वो टूट चुका था, वो खत्म हो गया था, अब उसके अंदर जो स्टॉर्म कैद था इतने सालों से, अब वो कैद नहीं है, बल्कि वो स्टॉर्म खत्म हो चुका है। और म्योनियर की बात की जाए तो वो सिर्फ ऊरो मेटल से बना हुआ एक मजबूत हैमर है, जिसको थॉर अभी भी लोगों को स्मैश करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उसके अंदर कोई खास पावर्स नहीं है स्टॉर्म वगैरह को समन करने वाली खुद से। तो यानी कि अब थॉर जो कोई भी स्टॉर्म्स वगैरह को समन करेगा वो अपने ही बलबूते पे करेगा, क्योंकि वो गॉड ऑफ थंडर है। इसके अलावा यहाँ पे दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से आपने देखा कि थॉर के हैमर को एक नया लुक दिया गया है, उसको दोबारा से रीअसेंबल किया गया है एंजल्स के जरिए, और उसके अंदर हमने ये देखा कि किस तरीके से ओडिन जो हैं उनकी आवाज़ इस हैमर के अंदर से आ रही है। तो अब ये जो पूरी की पूरी मिस्ट्री है, इसको हम अपने नेक्स्ट एपिसोड यानी कि कल जानेंगे कि आखिरकार ये क्या चल रहा है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एपिसोड होने वाला है, क्योंकि थॉर की हिस्ट्री के अंदर उसके 60 साल कंप्लीट हो गए और उसको सेलिब्रेट करने के लिए एक ज़बरदस्त किस्म का जायंट साइज इशू बनाया गया है, जिसके अंदर हम थॉर की इस वाली स्टोरी और इसके अलावा दूसरी फ्यूचर स्टोरीज के ऊपर भी नजर डालेंगे। और एक तरह से देखा जाए तो थॉर का वो 750th कॉमिक होने वाला है आज तक की हिस्ट्री के अंदर। तो वो कॉमिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं कल आपके साथ शेयर करूंगा, उसके अंदर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे इस वाले टॉपिक के ऊपर। लेकिन दूसरी बात यहाँ पे ये है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी कि किस तरीके से इन्होंने इस स्टोरी के अंदर थॉर को एक बहुत ही पावरफुल बीइंग बनाया, यानी कि ऑल फादर वाली पावर्स दी, जो कि मोस्ट प्रोबेबली उसको रून किंग थॉर जितना पावरफुल बनाती हैं। लेकिन उन सारी की सारी पावर्स को एक ही स्टोरी के अंदर वापसी भी ले लिया गया, क्योंकि ओडिन फोर्स की सबसे बड़ी वीकनेस यही है कि बेसिकली अगर उसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया जाए एक दफ़ा में, तो वो पूरे के पूरे यूज़र को एग्जॉस्ट कर देती है, अपनी सारी की सारी ओडिन फोर्स ठंडी पड़ जाती है, और उसके लिए फिर ओडिन को सोना पड़ता था ओडिन स्लीप के अंदर जाके, और तब जाके वो रिचार्ज होते थे। और कुछ इसी तरीके से हमने देखा कि थॉर इस फाइट के एंड में अपनी सारी की सारी ओडिन फोर्स को इस्तेमाल कर लेता है और अगले
के 4 महीनों के लिए एसगार्ड के ऊपर सो रहा होता है अपनी ओडिन स्लीप के अंदर। तो ये चीज़ थॉर को बहुत ही ज़्यादा एक वनरेबल कैरेक्टर बना देती है पावरफुल होने के साथ साथ। तो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से वो दोबारा से इस वाले पावर अप को इस्तेमाल करेंगे फ्यूचर सीरीज़ के अंदर। तो आगे का एपिसोड हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, क्योंकि उसके बाद ही अपने बैनर ऑफ द वॉर्स वाली टाइम्स को भी फौरन अपने चैनल के ऊपर शेयर करना स्टार्ट कर दूंगा। तो इसलिए थॉर के कॉमिक्स इस वक्त बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चल रहे हैं चैनल के ऊपर, मिस करने के बारे में सोचना भी नहीं। सो गाइस, दिस इज स्प्लिट टाइगर, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।